इटर्नल्स के लास्ट एपिसोड के अंदर मैंने देखा था कि किस तरीके से इटर्नल्स जो होते हैं वो डिविएंट्स के राज को पता करने के लिए, जिसके जरिए वो थेनोस को हरा पाएंगे, उसको जानने में उनको मदद मिलेगी, उन सबको जानने के लिए वो लोग बेसिकली एवेंजर्स के बेस यानी कि सेलेस्टियल की बॉडी के अंदर घुसते हैं, जहाँ पे वो एवेंजर्स को जो यहाँ पे ये नहीं बता रहे होते कि उनका यहाँ पे असल आने का मकसद क्या है। और सरसी नेमोर को अपने साथ ले जाती है अपनी बातों में फुसलाने के लिए। वहीं पर हमने देखा कि क्रिस और थीना जो होते हैं वो बेसिकली उनके बैकअप का काम कर रहे होते हैं कि अगर कोई मामला बिगड़ जाएंगे तो तब जाके वो जो है उनके पास आएंगे उनकी मदद करने के लिए। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे दूसरी तरफ थेनोस जो होता है वो अपने पेरेंट्स को यानी कि अपने मदर और फादर को दोबारा से जिंदा कर चुका है और उसके बाद उनको वो टॉर्चर कर रहा है, ये सिर्फ जानने के लिए कि आखिरकार उसको किस तरीके से बनाया गया था और किस तरीके से वो अपने आप को दोबारा से रिबॉर्न कर सकता है, इस मशीन का हिस्सा बना सकता है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि थेनोस बेसिकली अपने माँ बाप को टॉर्चर करने के लिए एक पूरी की पूरी सिटी को तबाह करने का फैसला करता है। और ये बात सुनकर हम देखते हैं कि इक्रिस और थीना सीधा सिटी को बचाने की तरफ निकलते हैं। तो इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे बाकी के सारे इटर्नल सेलेस्टियल की बॉडी के अंदर घुस रहे होते हैं और सेलेस्टियल से बातचीत करने की एजे कोशिश कर रही होती है। लेकिन तभी सारे के सारे एवेंजर्स को इनके बारे में पता चल जाता है कि ये खुफिया तौर से यहाँ पे घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आगे तो आज का जो हमारा एपिसोड होने वाला है, मैं सच कहूँगा कि इसको कैरन गिलन राइटर जो है इस कॉमिक के, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से लिखा है और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार किस्म का लग रहा है। तो हमारी कहानी की स्टार्ट होती है एवेंजर्स माउंटेन के नॉर्थ पोल पे से। अब आप नोट करेंगे कि इस पूरी की पूरी कॉमिक्स का जो है आर्ट को चेंज कर दिया गया है क्योंकि इसके आर्टिस्ट कोई और से हैं। तो पिछले जो हम आर्ट देखते आए हैं वो ये इससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट नज़र आ रही है। तो इसी तरह हमें अर्थ बताती है इटर्नल्स इन्फ्लेरेशन का काम कर रहे हैं इस वक्त एवेंजर्स माउंटेन के अंदर, जहाँ पे वो उसको एक डेड गॉड समझते हैं और ये सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट जा रहा था। ओ नो, मेरे ख्याल से परफेक्ट तो नहीं, क्योंकि मैं भूल गई थी कि सारे के सारे अलार्म्स बज चुके हैं। ये परफेक्ट का बिल्कुल उल्टा जा रहा है। इट वॉज ऑल गोइंग रॉन्ग। और हम देखते हैं कि यहाँ पे पूरे के पूरे एवेंजर्स माउंटेन के अंदर अलर्ट चल चुकी है कि कोई यहाँ पे घुसा है। और वहीं पे हम देखें अगर अपनी स्टार ब्रांड की तरफ, तो वहाँ पे स्प्राइट जो बेसिकली एक खरगोश बन के उसके साथ खेलने की और उसको अपने पास ऑक्यूपाइड रखने की कोशिश कर रही है। और वहीं पे अगर हम सरसी की बात करें तो सरसी यहाँ पे नेमोर के साथ एक बाथ टब के अंदर लेट के मज़ेदार बातें कर रही है। और नेमोर बोलता है क्या सबके अंदर तुम लोगों का कुछ लेना देना है? तो सरसी बोलती है कि मे भी हो सकता है, लेकिन क्या हम ये सब इस ड्रिंक के खत्म होने के बाद कर सकते हैं? और इसी तरह नेमोर वहाँ पे मुस्कुराता है और इसका मतलब ये है कि सरसी ने एक एवेंजर को अपने झांसे में फंसा ही लिया है। थीना और इकारिस जो है वो बेसिकली बाहर खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये सारा का सारा जैसे ही मामला शुरू हो तो सारे के सारे इटर्नल्स को रेस्क्यू करने के लिए फौरन से यहाँ पे पहुंच जाएंगे। लेकिन सरसी को इस बारे में नहीं पता है कि इस वक्त ये खतरनाक किस्म का डिजास्टर कहीं और आ चुका है और इकारिस और थीना यहाँ पे उनकी मदद के लिए नहीं आने वाले हैं। अगर हमारे हीरोज की बात की जाए तो वो अपने ऊपर सारी की सारी मेहनत कर रहे हैं और सारे के सारे डिविएंट्स के सीक्रेट्स को निकालने की कोशिश कर रहे हैं इस गोस्ट ऑफ द डेड सेलेस्टियल के अंदर से। और हम देखते हैं कि एजेक यहाँ पे सेलेस्टियल से बात करने की कोशिश कर रही होती है और मक्कारी पूछती है क्या हमें कुछ में कोई सक्सेस मिल रही है। लेकिन इसी तरह एजेक बोलती है कि अवर बिलव्ड गॉड जो हैं वो हमारी बात सुन नहीं रहे हैं और मेरा उनसे राब्ता ठीक तरीके से हो नहीं पा रहा है। और तुम्हें जितना ज़्यादा ये आसान लग रहा है मक्कारी, ये उतना आसान है नहीं। और हम देखते हैं कि यहाँ पे एजेक के पसीने छूट चुके हैं और वो अजीब व गरीब ज़बान के अंदर बात करने की कोशिश कर रही है। और हमें अर्थ बताती है कि किस तरीके से वो याद करने की कोशिश कर रही है कि वो उनसे कैसे बात किया करती थी। इस वक्त एजेक ज़बान की एक ऐसी खतरनाक किस्म की चेन सॉ को चला रही है जिसको मेरे लिए भी समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इस सब को करने के लिए उसको वक्त की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे उसके और इस अर्थ माइटीएस्ट हीरोज़ के दरमियान सिर्फ एक ही इंसान है जो कि खड़ा है, जो कि उसको टाइम प्रोवाइड कर सकता है। और इसी तरह देखते हैं कि वहाँ पे सारे के सारे एवेंजर्स यानी कि फीनिक्स फोर्स, कैप्टन मार्वल, आयरन मैन, ब्लैक पैंथर, कैप्टन अमेरिका और माइटी थॉर, सारे के सारे लोग यहाँ पे इस चैम्बर की तरफ पहुँचते हैं। लेकिन अगले पल वहाँ पे कोई शख्स उनका 2 तलवार से रास्ता रोक लेता है और वो कहता है मेरा नाम है स्कल तथार द डिस्ट्रक्ट्रॉइड। मैंने जो है सफ़र किया है ट्रिलियंस ऑफ डायमेंशन का ताकि मैं तुम लोगों को फेस कर सकूं। एवेंजर्स ऑफ अर्थ, मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगा। तो आप देख रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से कॉन्गो जो है वो अपने पूरे के पूरे गेटअप को चेंज करके एवेंजर्स के सामने आ रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि एवेंजर्स को उस बारे में पता चले कि यहाँ पे इटर्नल्स घुसे हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि कॉन्गो की जो एक्टिंग है वो सच में लाजवाब नजर आ रही है और कहता है कि बीवेयर, मेरे ब्लैक बेल्ट्स ऑफ एबनी डिस्ट्रक्शन जो हैं वो जिस चीज़ को भी छूते हैं उसको इनहाइलेट कर देते हैं। मैंने आज तक बहुत ज़्यादा लोगों को मारा है और उनको मर्डर करके उनकी चीखों को सुना है। मुझसे पंगा लेने की कोशिश भी मत करना। आई एम द ऑब्सीडियन लीज ऑफ मोटोवर्स। लेकिन वहीं से ब्लैक पैंथर्स की तरफ देखता है और कहता है कि ये सिर्फ ब्लफिंग कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। लेकिन किंगो बोलता है कि नहीं, ऐसा सोचना भी मत, मैं हूँ ऑब्सीडियन लीज ऑफ द मेटावर्स पिटफुल पल्स पोसेसर्स। इस तरह हम देखते हैं कि किंगो बेसिकली अपनी यहाँ पे फजूल सी एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा होता है और ब्लैक पैंथर समझ जाता है कि वो यहाँ पे सिर्फ ब्लफ कर रहा है। लेकिन यहीं से अगले पल हम लिटिल होलो के अंदर शिफ्ट होते हैं जो कि यूएसए की एक छोटा सा टाउन है। और इसी तरह हम लोग यहाँ से शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि एक पोर्टल खुलता है और थीना यहाँ पे पहुँचती है और अर्थ में बताती है कि चलो अब हम कहीं और चलते हैं, याद है ना कि हमारे सामने एक डिजास्टर आने वाला है।
इकारिस की बात की जाए तो इकारिस के पास सारे के सारे इटर्नल्स की स्टैंडर्ड पावर्स मौजूद हैं, चाहे उसके अंदर फ्लाइट, स्ट्रेंथ, टेलीपैथी, मॉलिक्यूलर रीऑर्गेनाइजेशन या इल्यूजन प्रोजेक्शन ही क्यों ना हो, ये सारी की सारी पावर इकारिस के अंदर मौजूद हैं। लेकिन तुम समझ ही गया होगा कि मेरे कहने का क्या मतलब है कि जीनियस जो है इसकी पावर्स में से एक नहीं है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे इकारिस गुस्से में आके सारे के सारे घरों को अपने हाथों से उखाड़ना शुरू कर देता है और चिल्लाता है कि नहीं, ये सब नहीं हो सकता है। लेकिन वहीं से थीनो से बात करते हुए बोलती है कि ये हाउसेस इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि तुम इनको उखाड़ के कहीं और रख सको दोबारा से। और रही बात इन सारे के सारे घरों की, तो ये काफ़ी ज़्यादा हैं, हम इन सबको एक एक करके उठा के यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन वहीं से आवाज़ आती है, वाह तुम लोग आखिरकार ये किस किस्म की बात कर रहे हो, बच्चों की तरह खेलने की कोशिश कर रहे हो। और उसी तरह गिलगामेश की आवाज़ जो है वो इस पूरे के पूरे चैनल को काटते हुए आती है। वैसे ये बड़ा सरप्राइज नहीं है क्योंकि गिलगामेश को इंसानों की काफ़ी ज़्यादा परवाह है। आफ्टर वन द फॉरगॉटन हैज़ अराइव्ड। और हम देखते हैं कि गिलगामेश यहाँ पे पहुँचकर कहता है, तो बताओ थीना के प्लान क्या है। जब से इस पूरी की पूरी डिस्कवरी को उन्होंने करा है कि इनकी मोर्टेलिटी की कॉस्ट है, उसके बाद से वो लोग गिलगामेश से नहीं मिले हैं। तो थीना इस वक्त सोच रही है कि आखिरकार गिलगामेश के ऊपर क्या गुजर रही है, क्योंकि उन दोनों की पहले बात नहीं हुई। लेकिन इस वक्त ये सारे के सारे मैटर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वक्त बात ये इंपॉर्टेंट रखती है कि उनको आगे क्या करना है। तो गिलगामेश बोलता है, क्या हमारे पास कोई प्लान है भी कि नहीं। और अर्थ बोलती है कि चलो मैं तुम लोग को समझाती हूँ कि इस वक्त हो क्या रहा है। इस पूरे के पूरे सरफेस के 1 मील नीचे जो है एक वेंट को क्रिएट कर दिया गया है। सून ये पूरा का पूरा वेंट जो है ये ऊपर सरफेस की तरफ आ जाएगा। प्लाज्मा प्लस पॉल्यूटेड टाउन इज इक्वल्स टू स्लाइटली कूल्ड प्लाज्मा प्लस डस्ट। इसका मतलब समझे तुम कि पूरा का पूरा टाउन बर्बाद होने वाला है। और इसका इल्जाम किसको दिया जाए? वेल हम सब जानते हैं कि इसका असल हकदार कौन है। और यहीं से हम सीधा शिफ्ट होते हैं थेनोस और ड्रूक के पास, जहाँ पे ड्रूक बोलता है कि कुछ ही मिनटों के अंदर अमेरिका की पॉपुलेशन का एक बड़ा ही टुकड़ा जो है वो रिड्यूस कर दिया जाएगा और कल सुबह तक सारे के सारे लोग इससे रिकवर करने की कोशिश कर रहे होंगे। क्या ही डिजास्टर है। आई एम श्योर के लोगों के चेहरों पे आंसू तो दिखने वाले हैं जो कि सिर्फ आपकी वजह से आएंगे, ओह प्राइम इटर्नल। तो थेनोस बोलता है कि तुम्हारी सारी के सारी रिपोर्ट्स के अंदर ऐसा कुछ खास नहीं है जिसको सुन के मैं काफ़ी ज़्यादा शौक में आऊँ या मुझे कुछ नया जानने को मिले। जो भी तुम यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हो उससे मैं बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं होता हूँ। तुम्हारी बातें खोखली हैं ड्रूक, तुम्हारी बातों के अंदर कोई वजन नहीं है। तुम ऐसा यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हो कि तुमसे ज़्यादा एक्सपर्ट किसी चीज़ के अंदर कोई भी नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम सिर्फ एक एम्प्टी एयर की तरह हो। तुम्हारी बातों के अंदर कोई पोइट्री नहीं है जिसको मुझे सुनने का शौक है। और जो तुम समझते हो कि तुम्हारे और मेरे अंदर कोई चीज़ सेम है, तो ये बात मुझे काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड करती है। तो वहीं से ड्रूक घबरा जाता है और कहता है, यस लॉर्ड थेनोस, मैं इस बात को आइंदा से याद रखूंगा। मैं तो बस वही हूँ जो कि लोग मुझे बुलाते हैं। तो थेनोस बोलते हैं, कौन? आप बैक स्टैबिंग स्नेक। तो वहीं से ड्रूक अपना सच झुकाकर कहता है कि मैं प्रेफर करता हूँ अ पीपल प्लीजर, जो कि लोगों को खुश करने का काम करता है। थेनोस बोलता है कि अगर इस पूरे के पूरे टाउन को डिस्ट्रॉय करने के बाद भी अगर मेरे फादर और मदर नहीं माने और उन्होंने मुझे वो सारे के सारे राज नहीं बताए जिसकी वजह से मैं ये सब कर रहा हूँ, तो हमें एक ऑल्टरनेट रूट चाहिए होगा जिसके जरिए हम उनसे वो सारे के सारी चीज़ें निकलवा सकें। अगर तुम्हारे पास कोई ऑल्टरनेट रूट नहीं है तो इस बात को याद रखना कि जो तुम ज़्यादा पीपल प्लीजर बनते हुए घूम रहे हो ना, आइंदा से किसी को प्लीज़ करने के काबिल नहीं रहोगे। तो वहीं से ड्रूक बोलता है कि मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ माय लॉर्ड, और वैसे भी ये कितनी ज़्यादा शर्म की बात है ना कि आपके इस खूबसूरत गॉलनेट के ऊपर दोबारा से आपके माँ बाप का खून लग जाए, तो मैं कुछ ज़रूर सोच लूँगा। और इसी तरह अर्थ में बताती है कि थेनोस ने जब ये सुना तो उसके मुंह पे एक स्माइल आ गई। लेकिन ड्रूक को इस बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है कि थेनोस कौन है और वो कितना ज़्यादा ब्लड को जो है बहा सकता है। थेनोस 1 मिनट भी नहीं सोचेगा किसी का खून बहाने से पहले। वैसे भी अपने पास कोई सीक्रेट रखना ये बहुत ही अच्छी बात है। और इसी तरह हमें यहाँ पे अर्थ बताती है द लॉस्ट आर्मरी ऑफ उरेनस के बारे में। अब जैसा कि आप लोगों ने इससे पहले वाला अगर वन शॉट कॉमिक देखा है जो मैंने चैनल पे शेयर करा था, जिसमें हमने थेनोस और यूरेनस की सारी स्टोरी देखी थी, जिसमें हमने जाना था कि किस तरीके से यूरेनस जो एक बहुत ही पुराना इटर्नल था उसने इस अर्थ के ऊपर एक आर्मरी को छुपाया हुआ है। और यहाँ पे जो है बेसिकली जब थेनोस उससे सारी की सारी बातें करता है तो यूरेनस अपनी आर्मरी की चाबी उसको दे देता है जिसके अंदर बहुत ही खतरनाक किस्म के मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स मौजूद हैं। तो बेसिकली अर्थ हमें यही बता रही है, क्योंकि जिन लोगों ने उस वन शॉट कॉमिक को नहीं पढ़ा है वो इससे जो है थोड़ा सा समझ सकें। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उस वाली वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा जो कि द इटर्नल्स हेरेटिक के नाम से है, और उसके अंदर की स्टोरी वो बहुत ही ज़्यादा शानदार किस्म की है। लेकिन इसी तरह हम लोग यहाँ से दोबारा शिफ्ट होते हैं एजेक के पास, जहाँ पे वो अजीब व गरीब तरीके से डांस करने की कोशिश कर रही होती है। और अर्थ बताती है कि यहाँ पे एजेक अपनी चौथी ट्रिक को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है जो कि पिछले 1 मिलियन ईयर से उसने अलग अलग तरीकों से इटर्नल्स की सर्विस के अंदर किया है। लेकिन इस बार भी ये गोस्ट उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। लेकिन जब एजेक अपनी इन सारी की सारी चीज़ों के अंदर मसरूफ थी तो अचानक उसको जो है थीना ने यहाँ पे डिस्टर्ब करने की कोशिश करी। लेकिन ये रीज़न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और एजेक का रुकना यहाँ पे मनता ही था। और इसी तरह हम देखते हैं कि थीना बोलती है कि सॉरी फ्रेंड्स, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो एजेक बोलती है कि वेल अब जैसा कि तुम मेरे पूरे के पूरे फोकस को तोड़ ही चुकी हो, तो बताओ कि आखिरकार तुम्हें मुझसे क्या काम है, आखिरकार मैं क्या मदद कर सकती हूँ। तो थीना बोलती है कि हमारे पास 1 मिनट से भी कम का टाइम है और हमें इस पूरे के पूरे टाउन को खाली करना है, वरना सारे के सारे लोग मारे जा सकते हैं। हमें किसी टेक्नोथियोलॉजिकल एड की ज़रूरत है। तो एजेक बोलती है कि मेरे कमरे के अंदर सेलेस्टिया सिटी में वहाँ पे एक पॉकेट डायमेंशन जनरेटर पड़ा हुआ है, वहाँ से जाके उसको ले लो और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो।
थीना ने यह सुनने के बाद अपनी सांस तक नहीं ली थी, लेकिन उसकी सांस लेने से पहले इकरिस वहां से गायब हो चुका था। और हम देखते हैं कि इकरिस वहां पे अपनी जबरदस्त किस्म की सुपर स्पीड के साथ फुल स्पीड में जाता है उस पूरे के पूरे प्रोजेक्टर को ढूंढने के लिए। और अर्थ बताती है द एरो फ्लाइज, वो एक डिस्टेंट की टारगेट के ऊपर जाके हिट करता है और हिट करके वापसी आता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि गिलगामेश बोलता है कि हमारे पास वक्त नहीं है ज्यादा, आखिरकार हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। तो अथीना अपना हाथ हवा में रखी होती है और कहती है कि हम यहाँ पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हम सबको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। और अगली बार हम देखते हैं कि इकरिस वहाँ पे 1 मिनट के अंदर अंदर फौरन वहाँ पे जो है उस जनरेटर को लेकर आता है और थीना के हाथों में सौंप देता है। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली वो लोग एक तरह की पूरी जो है पॉकेट रियलिटी को जनरेट करते हैं इस पूरे के पूरे टाउन के चारों तरफ। और हमें अर्थ बताती है कि एजेक ने इस पूरे के पूरे ट्रैप को बनाया था मक्कारी के लिए। ये पॉकेट डायमेंशन इसलिए बनाई गई थी ताकि मक्कारी जो है कभी भी एजेक से ज़्यादा दूर ना जा सके। ये पूरा का पूरा जनरेटर काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है क्योंकि इसके अंदर इटर्नल टेक्नोलॉजी मौजूद है। तो अब इस पूरे के पूरे जनरेटर को वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे सिटी के अंदर आने वाले हर एक इंसान के ऊपर, जिसको आप समझ सकते हैं कि ये एक तरह का कॉस्मिक स्टायरोफॉर्म है जिसको पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस वक्त पैकेजिंग में होने वाला सामान वो कुछ और नहीं बल्कि इंसान है, ताकि जब इनको यहाँ से वहाँ उठा के रखा जाए तो इनको कुछ ना हो। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे वो पूरे के पूरे टाउन को जो इस जनरेटर के अंदर रैप करते हैं, सारे के सारे लोगों को एक पूरी की पूरी प्रोटेक्टिव शील्ड के अंदर ले आते हैं। और अगले ही पल हम देखते हैं कि वहाँ पे थीना, इकरिस और गिलगामेश तीनों के तीनों लोग उस बबल के अंदर उड़ते हैं और उस बबल के जरिए उस पूरी की पूरी सिटी को, पूरी की पूरे टाउन को जो है अपने साथ उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और थीना बोलती है कि हम सबको एक साथ जोर लगाना होगा। और इसी तरह हमें अर्थ बताती है, मैंने तुम सारे के सारे इंसानों की काफ़ी ज़्यादा बातचीत सुनी और तुम लोग अक्सर आर्ग्यू करते रहते हो ना कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसके पास मौजूद है। तुम सारे के सारे अर्थ के सुपर ह्यूमंस को कंपेयर करते हो और कहते हो हल्क स्ट्रॉन्गर है या थॉर स्ट्रॉन्गर है, इन दोनों की फाइट होगी तो कौन जीतेगा। तो मेरा सवाल तुम लोगों से ये है, तो बताओ कि एक इटर्नल कितना ज़्यादा ताकतवर है। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे सारे के सारे इटर्नल्स मिलते हैं और हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे 3 इटर्नल्स ने मिलके उस पूरे के पूरे टाउन को एक पूरे के पूरे सर्कल के अंदर कैद करा और अपनी पूरी की पूरी रॉ स्ट्रेंथ की मदद से उसको ज़मीन से उखाड़ के वहाँ से शिफ्ट करने का फैसला किया। और अर्थ कहती है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है जिसका तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। तो ये बात मानने वाली है कि किस तरीके से यहाँ पे इस कॉमिक के अंदर अर्थ हमसे बात करते हुए बता रही है कि किस तरीके से हम थॉर और हल्क को जो है हमेशा कंपेयर करते हैं स्ट्रेंथ के लिए, लेकिन इटर्नल्स वो भी किसी से कम नहीं है। और इसी तरह हम देखते हैं कि जब वो उस पूरे के पूरे बबल को उठाते हैं सिटी के साथ तो अगले पल वो बबल फूट जाता है क्योंकि वो इतनी ज़्यादा एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन अब घबराने की बात नहीं क्योंकि सारा का सारा काम हो चुका है। हाँ, ये बात मानने वाली है कि सारा का सारा टाउन वो तो डिस्ट्रॉय हो गया है, लेकिन उस टाउन के अंदर वाले लोग वो जिंदा हैं और जी रहे हैं। अब वो बात अलग है कि ये सारे के सारे लोग जब इस टाउन की ये हालत देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाएंगे। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली जैसा कि वो बबल फूटता है और पूरा टाउन ज़मीन पे गिर के स्मैश हो जाता है तो किसी का भी कोई घर वर कुछ नहीं बचता। तो वहाँ से लोग बाहर निकलते हैं और कहते हैं आखिरकार तुम लोगों ने ये क्या कर दिया। अब देखो ये वो वक्त है जब कोई भी हीरो जो है ये सारा का सारा काम करने के बाद यहाँ से फौरन गायब हो जाता है, लेकिन एक तीर हमेशा लौट के अपने कमान के अंदर ही आता है। और हम देखते हैं कि थीना और गिलगामेश तो गायब हो जाते हैं लेकिन इकरिस यहाँ मौजूद होता है और कहता है कि तुम्हारे पूरे के पूरे टाउन को जो है कुछ ही देर में डिस्ट्रॉय कर दिया जाने वाला था प्लाज्मा वेंट के जरिए। हमने तुम्हें इनहाइलेशन वाले एरिया से निकाल के यहाँ ले आए हैं। लेकिन वो आदमी चिल्लाता है लेकिन मेरी गाड़ी, तुमने उसकी हालत तो देखो क्या कर दी है। तो कारिस बोलता है कि यहाँ पे जो डैमेज है वो अनअवॉइडेबल था, हम चाहे कुछ भी कर लेते लेकिन अगर हम तुम्हें ना हिलाते तो इससे ज्यादा खतरा होता और तुम सब भी जिंदा ना बचते। तो वहीं से वो लेडी कहती है आखिरकार तुम ये किस बारे में बात कर रहे हो, किस खतरे की बात कर रहे हो। तो इकरिस पीछे पलटता और कहता है उस खतरे की। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे ज़मीन के अंदर से खतरनाक किस्म का लावा निकलता है जो कि एक बहुत ही बड़े ब्लास्ट की तरह ज़मीन के ऊपर आता है। और ये देख के वो आदमी बोलता है क्या ये सारी की सारी चीज़ें जो इंश्योरेंस के अंदर कवर होंगी। तो वो कहती है कि नहीं, मेरा नहीं ख्याल है, ये तो मेरे ख्याल से एक एक्ट ऑफ गॉड है ना। तो इकरिस बोलता है कि नहीं, ये कोई एक्ट ऑफ गॉड नहीं है क्योंकि हम कोई खुदा नहीं है। लेकिन इसी तरह यहाँ से अगले पल एवेंजर्स टावर के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे थॉर गुस्से में आ चुका और कहता है स्टैंड डाउन डिस्ट्रक्टरॉइड, इससे पहले कि मेरे हैमर तुम्हारे चेहरे के ऊपर मौजूद हो। और थॉर उसके ऊपर जो अटैक करने के लिए आता है, लेकिन वहीं से किंगो बोलता है हे स्टॉप, क्या तुम लोग ने खतरनाक किस्म के मैसेज को नहीं सुना कि एक छोटा सा टाउन लिटिल हेलो के नाम से उसको फायर जो है कंज्यूम करने वाली है एज अ डिस्ट्रक्टरॉइड। मुझे तो इसके ऊपर हंसना चाहिए, लेकिन क्या तुम जैसे हीरोज का काम नहीं इस सारी की सारी चीजों से डील करना। तो वहीं से थॉर बोलता है कि आखिरकार तुम ये किस किस्म के झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो हमसे। लेकिन वहीं से आयरन मैन बोलता है क्रैब, ये तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, एक वेंटिंग ऑफ प्लाज्मा चल रहा है। तो कैप्टन मार्वल बोलती है कि मेरे ख्याल से हमें वहाँ पे जाना चाहिए, लोग खतरे में होंगे। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि कैरल तुम इनको लीड करते हुए वहाँ पे ले जाओ, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेंगे। तो ब्लैक पैंथर बोलता है कि हाँ हाँ ज़रूर, हम इसको यानी कि डिस्ट्रक्टरॉइड को आराम से हैंडल कर सकते हैं। और इस तरह हम देखते हैं किंगो बोलता है द ऑब्सीडियन डेथ ब्लेड्स को कोई भी हैंडल नहीं कर सकता है। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ से इससे पहले किंगो उनके ऊपर अटैक कर सके, कैप्टन अमेरिका उसको अपनी शील्ड से स्मैश करते हैं उसके मुंह पे और उसको उठा के दूर फेंकते हैं और कहता है कि बहुत बढ़िया स्ट्रक था लेकिन एबनी रेल तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन वहीं से ब्लैक पैंथर समझ जाता है और कहता है
तुमने ये ब्लो अपनी मर्जी से लिया है, तुम मेरे ख्याल से हमसे लड़ना नहीं चाहते हो, क्योंकि अगर तुम हमसे लड़े तो हम तुम्हारे फाइटिंग स्टाइल को जो है रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि तुम कौन हो, लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा है तुम एक इटर्नल हो। और इसी तरह आर्ट बताती है कि ब्लैक पैंथर एक बहुत ही बड़ा जीनियस है और उसको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा ये समझने के अंदर कि किंगो जो है यहाँ पे फजूल की एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा है। किंगो यहाँ पे फाइट इसीलिए नहीं कर रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सारे के सारे एवेंजर्स को ये पता चले कि इटर्नल्स यहाँ पे इस तरह से घुसने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन रही बात किंगो की, तो किंगो तो बना ही लड़ने के लिए है। किंगो इस अर्थ के ऊपर होने वाले हर एक मार्शल आर्ट्स के अंदर मास्टर है, चाहे वो पहला मास्टर आर्ट क्यों ना हो जो कि एक केव मैन ने शुरू किया था। यहाँ पे जितनी भी सारी की सारी टेक्निक्स हैं वो सब किंगो जानता है। ये एक बहुत ही ज़्यादा कैपेबल कॉम्बेटेंट है जो कि आज तक एग्जिस्ट करता है। हाँ, ये बात में कोई शक नहीं है कि वो कैप्टन अमेरिका और ब्लैक पैंथर से एक साथ मुकाबला कर सकता है, लेकिन वो बात अलग है कि उन दोनों से जीत नहीं सकता। तो उसी तरह हम देखते हैं कि किंगो यहाँ पे अटैक करना शुरू करता है और ब्लैक पैंथर भी उसको काउंटर करना शुरू करता है। अगर हम एजे के पास शिफ्ट हो तो वो भी अपनी बैटल को हार रही थी। उसको अब ऐसा विश्वास होने लगा कि ये एक तरह का टेस्ट है जो कि सेलेस्टियल्स उससे ले रहे हैं और इसीलिए उससे बात नहीं कर रहे हैं। उसको ऐसा लगता है कि गॉड की एक लाश के अंदर एवेंजर्स रह रहे हैं, तो ये एक बहुत ही बड़ी ब्लास्फेमी है और इसके लिए उसको इसका बदला लेना ही होगा। यहाँ पे एजे को दो चीज़ों की तलाश है। एक तो वो सारे के सारे सीक्रेट्स जो कि डिविएंट के हैं, जिसके जरिए ये पता चल पाएगा कि किस तरीके से फेस्टोस ने थेनोस के अंदर फेल सेफ्स को लगाया था, और दूसरा वो है कि किस तरीके से वो इस बात को कंफर्म कर सके कि उसको अपनी होली वार लड़नी है, यानी कि एवेंजर्स से लड़ना है या नहीं। However, तो वहीं से एजे बोलती है वो मुझसे बात नहीं कर रहा, लेकिन वो उन एवेंजर्स से बात करता है। ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, लेकिन अब वो मर चुका है और उसके बावजूद भी उसके अंदर इतनी अकड़ है कि वो मुझसे बात नहीं कर रहा। तुम मुझे वो जरूर बताओगे जो मुझे जानना है, गोस्ट ऑफ माई गॉड। और अगले बार हम देखते हैं कि वहां से एजे एक पोर्टल खोलती है अपने कमरे का और वहां से खतरनाक किस्म का जो है वेपन निकालती है और कहती है अब मुझे तुमसे पूछताछ करना शुरू करनी ही होगी। और अगली बार हम देखते हैं कि एजे बेसिकली अपने गॉड्स के ऊपर, यानी कि गोस्ट ऑफ जो सेलेस्टियल यहाँ पे मौजूद है, उसके ऊपर उस जबरदस्त किस्म के वेपन से अटैक करना शुरू करती है, यानी कि अब उसका दिमाग खराब हो चुका है। अवेंजर्स जैसे यहाँ पे पहुंचे इस टाउन ऑफ लिटिल होलो के अंदर तो सब कुछ बचाया जा चुका था, लेकिन ये सारा का सारा प्लाज्मा अभी भी वेंट हो रहा था और मुझे जो है इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, तो इसका भी एक सोल्यूशन निकालना ही था। लकीली जब वो यहाँ पे आए तो एक सोल्यूशन को अपने साथ लेकर आए। मेरे अंदर की जो आग है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और सब कुछ बर्बाद कर सकती है, लेकिन मेरी आग को अगर कंपेयर किया जाए फिनिक्स की हीट के साथ तो वो कुछ भी नहीं है। फिनिक्स की आग बहुत ही ज़्यादा है और वो जो है मेरे घाव को हील करने में मुझे मदद देती है। लेकिन हम अवेंजर्स जैसा कि यहाँ पे आए थे तो वो इस सब की एक्सप्लेनेशन चाहते थे, लेकिन एक्सप्लेनेशन तो उनको मिली नहीं, यहाँ पे सिर्फ उनको इटर्नल्स ही मिले। उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे फिनिक्स, आयरन मैन, कैप्टन मार्वल और थॉर पहुँचते हैं और कैप्टन मार्वल बोलती हैं कि जल्दी से बात करना शुरू करो, हमें बताओ कि आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है, वरना हमें तुम लोगों को अपने साथ क्वेश्चंस के लिए ले जाना होगा। और आयरन मैन बोलता है कि कम ऑन, मैं जानता हूँ कि तुम लोग काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो, तो बता दो ना हमें कि यहाँ पे सब क्या चल रहा है। अब विजडम जो है यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स था जिसके जरिए वो कोई भी बात करके इनको मना सकते थे, लेकिन थीना जानती थी कि वो लोग यहाँ पे इनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मौजूद हैं ताकि वहाँ पे एजे को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके। तो इसलिए थीना ने आज चुप रहने का फैसला करा और एरो को वो करने दिया जो एरो करता है। और हम देखते हैं कि इकरिस बोलता है तो तुम चाहते हो कि हम तुमसे बात करें आयरन मैन, चलो मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, मेक अ स्टॉक। यानी कि यहाँ पे इकरिस जो है वो बेसिकली खुल्ला धमकी दे रहा है कि अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछ के दिखा दो बेटा, हम यहीं पे खड़े हैं। लगता है कि आज का दिन इटर्नल्स की बातचीत कही नहीं है, लेकिन अगर हम अपने डीप इन एक्सक्लूशन के अंदर जाएं तो अलार्स वहाँ पे अभी भी मौजूद है जो कि बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। और हम देखते हैं कि अलार्स को बेसिकली थेनोस यहाँ दोबारा विजिट करने के लिए आया है और कहता है तो बताओ कि तुम अब क्या करोगे, एक और सिटी को जला के राख कर दोगे ताकि तुम ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा सको, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। तो ड्रूक बोलता है कि मैं इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन अब मेरे ख्याल से हमें कुछ डायरेक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। आई एम गोइंग टू इन्फिल्ट्रेट योर माइंड एंड हम वो हासिल करके ही रहेंगे जो तुम्हारे दिमाग के अंदर मौजूद है। और इसी तरह हम देखते हैं कि ड्रूक सीधा जो है वहाँ पे अलार्स के दिमाग के अंदर घुसता है, जहाँ पे उसकी जो सरफेस कॉन्शियसनेस होती है वो उसको रोक देती है और कहता है रियली, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम मेरे दिमाग में घुस सकते हो? मैं एक ऐसा इटर्नल हूँ जिसने इटर्नल्स के ऊपर राज किया है, मैं रूलर रह चुका हूँ, आई एम द सेकंड जनरेशन, मैं तुम लोगों की सेकंड जनरेशन में से हूँ, यहाँ पे ऐसा कोई भी होल नहीं है जिसको तुम क्रॉस करते हुए मेरे अंदर घुस सको। तो ड्रूक मुस्कुराता और कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं अपने साथ अपना एक दोस्त लेकर आया हूँ। थेनोस ने अभी अभी अपनी सारी की सारी इटर्नल्स वाली पावर्स को और नेचर्स को जानना सीखा है। वो ये नहीं जानता था कि इटर्नल्स होने की वजह से उसके पास कौन कौन से गिफ्ट्स मौजूद है और वो उनको कैसे इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन क्योंकि उसके पास एक बहुत ही ज़्यादा कैपेबल गाइड मौजूद है तो वो उसको सारे के सारे तोहफों को इस्तेमाल करना बहुत जल्दी ही सिखा रहा है। और हम देखते हैं कि थेनोस यहाँ पे आता है ड्रूक के साथ उसके माइंड के अंदर और उसके ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म का ब्लास्ट मार के उसके अंदर एक होल क्रिएट कर देता है। और थेनोस बोलता है मैं वैसे एस्ट्रल प्लेन के बारे में थोड़ा बहुत तो पहले जानता था, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लग रहा है। तो ड्रू बोलता है कि हम सारे के सारे इटर्नल्स के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हैं, माय लॉर्ड, माय कज़न,
लेकिन ये पूरी की पूरी जर्नी जो है ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए खतरनाक किस्म की होने वाली है ऑफ कोर्स, क्योंकि जितना ज़्यादा हम अलार्स के नीचे डीप में जाते रहेंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी मेमोरीज हमारे सामने आती रहेंगी और इन सारी की सारी मेमोरीज को पार करते हुए हमें उस असली मेमोरी को ढूंढना जिसकी हमें तलाश है। तो इसका मतलब ये है कि बस हमें यहाँ पे किसी न किसी तरीके से सर्वाइव करते हुए आगे बढ़ना है। और इसी तरह हमें अर्थ बता दी कि किस तरीके से अलार्स का दिमाग काम करता है, जिसके अंदर अलग अलग उसने फेल सेव रखे हुए हैं, किस तरीके से सारी की सारी मेमोरीज का एक मेज़ बना हुआ है, क्योंकि बेसिकली ये अलार्स है जो कि पिछले हज़ारों लाखों सालों से ज़िंदा है और हज़ारों लाखों सालों के अंदर इतनी ज़्यादा मेमोरीज हैं जो कि एक तरह की मेज़ का काम कर रखी हैं और इस पूरी की पूरी मेमोरी के पीछे वो सीक्रेट छुपा हुआ है जो कि थैनोस हासिल करना चाहता है। तो अब देखेंगे हम कि किस तरीके से थैनोस और ड्यूक अलार्स के दिमाग के अंदर नेविगेट करते हुए इस पूरे के पूरे राज को बाहर निकालते हैं। इसी तरह इटर्नल्स और एवेंजर्स के पास शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे आयरन मैन बोलता है कि कम ऑन, मैं जानता हूँ कि सरसी को छुपाने की कोशिश कर रही है, चलो अब इस सब को खत्म करते हैं और आराम से बातचीत करते हैं बड़ों की तरह। लेकिन वहीं से कैप्टन मार्वल बोलती हैं, या फिर अगर तुम्हें हमसे बातचीत करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगी, 3, 2 और इसी तरह हमें बताती है हमारी अर्थ। इटर्नल्स की जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा डिबेटेबल है, लोग उसके ऊपर बहस कर सकते हैं। फर्स्टली अगर गिलगामेश की बात की जाए तो उसको समझा दिया गया है कि यहाँ पे स्टेक्स के ऊपर क्या लगा हुआ है। हाँ, वो थोड़ा गुस्से में है लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है। सेकेंडली वो चाहें तो यहाँ से भाग सकते हैं बहुत ही ज़्यादा आराम से, लेकिन वो तो यहाँ पे आज जो है पूरी की पूरी डिस्ट्रैक्शन को क्रिएट करने के लिए आए हैं ना, तो इसलिए भागने का ऑप्शन उनके पास है नहीं, हेंस दे मस्ट फाइट। हाउएवर जब उनका मुकाबला ऐसे खतरनाक किस्म के पावरफुल 4 बीइंग से हो रहा है तो यहाँ पे एक दिल के अंदर शक तो आता ही है कि तुम्हें पहले किसके ऊपर अटैक करना है। लेकिन अगर गिलगामेश की बात की जाए तो उनके पास एक काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है एक क्री से मुकाबला करने का, और अगले बार गिलगामेश बोलता है हिट हर, और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ से कुछ अजीबोगरीब पोर्टल खुलते हैं जिसके जरिए यहाँ पे कैप्टन मार्वल के ऊपर ज़बरदस्त तरीके की जो है गोलाबारी शुरू होती है। और बताया जाता है कि गिलगामेश के जो 3 और साथी हैं जो कि उसके साथ घुमा फिरा करते हैं वो यहीं कहीं एक पॉकेट डायमेंशन के अंदर मौजूद हैं, और एक तरह से देखा जाए तो वो स्पेस एंड टाइम के अंदर एक हिडन स्नाइपर का काम करते हैं, और गिलगामेश ने उनका इस्तेमाल करके कैप्टन मार्वल के ऊपर एक सरप्राइज अटैक करवाया है। वो यहाँ पे आए, उन्होंने अटैक करा और अटैक करने के बाद सारी डिस्ट्रैक्शन को क्रिएट कर दिया और गायब हो गए। डायमेंशनल ट्रैप्स की बात की जाए तो वो इटर्नल्स को काफी ज्यादा पसंद है। एजेक की वो डिवाइस जिसने इस पूरे के पूरे टाउन को बचाया है वो ज्यादा देर तक फीनिक्स को रोकेगी तो नहीं, लेकिन सर्टेनली यहाँ पे थोड़ी देर के लिए तो काम बनी जाएगा। और अगले पल हम देखते हैं कि थीना बेसिकली उस डिवाइस को जो है उसके ऊपर फेंकती है, जिसकी वजह से एक पोर्टल खुलता है और वहाँ पे जो फीनिक्स है वो उसके अंदर खींची चली जाती है। अगर हम इस वक्त थॉर और फीनिक्स के रिलेशन की बात करें तो वो इस वक्त बिल्कुल भी दोस्त नहीं है, उनका इस वक्त रिलेशन काफ़ी ज़्यादा ऑड चल रहा है एट दी बेस्ट। हाउएवर जैसा कि वो एक एवेंजर है तो ये बात थॉर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि थीना ने उसके ऊपर ऐसा खतरनाक अटैक करा। और अगले बार हम देखते हैं कि थॉर वहाँ पे अपना मियोनियर चमकाता है और उसके ऊपर से सीधा एक ज़बरदस्त किस्म की लाइटनिंग बोल्ट को थीना के ऊपर गिराता है और कहता है कि तुम्हारा मैं बदला ज़रूर लूँगा। तो थीना बोलती है कि वो बिल्कुल सेफ है, उसकी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। तो थॉर बोलता है कि हाँ शायद वो बिल्कुल सेफ होगी लेकिन अब तुम सेफ नहीं हो। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से थीना ने यहाँ पे थॉर के पूरे लाइटनिंग बोल्ट को अपने ऊपर बरसवाया है और उसके बावजूद भी वो यहाँ पे बेहोश नहीं हुई है। लेकिन इसी तरह आयरन मैन यहाँ पे क्रिस के सामने आता और कहता है इस सब कुछ शुरू करने से पहले मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम इनडेस्ट्रक्टेबल हो, क्या मैंने ठीक कहा है क्रिस? तो क्रिस बोलता है कि ए तुमने बिल्कुल ठीक सुना। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि आयरन मैन बोलता है कि चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और हम देखते हैं कि आयरन मैन वहीं पे अपनी जगह पे खड़ा हुआ होता है, लेकिन इकरिस के ऊपर यहाँ पे एक खतरनाक किस्म का एनर्जी ब्लास्ट जो है वो आके बरसना शुरू होता है, जो कि इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि इकरिस को संभलने तक का मौका नहीं मिलता, क्योंकि हम देखते हैं कि आयरन मैन ने यहाँ से उससे डायरेक्ट मुकाबला ही नहीं किया, बल्कि ऊपर आसमान के अंदर जो उसके पास एक खतरनाक किस्म की सैटेलाइट वेपन है उसने इकरिस को ऊपर उससे अटैक करा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से आयरन मैन ने अपने भरम को दिखाया इकरिस जैसे खतरनाक किस्म के इटर्नल के सामने। और उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे अब फुल ऑन मुकाबला शुरू हो चुका है, जहाँ पे आयरन मैन इकरिस से, गिलगामेश कैप्टन मार्वल से, और यहाँ से थीना जो है वो थॉर से मुकाबला कर रही है। और थीना बोलती है अपने टेलीपैथ के जरिए एजेक हम सारे के सारे एवेंजर्स को डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, लेकिन ये काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है और हम इनको ज्यादा टाइम तक नहीं रोक पाएंगे, तो तुम्हें कितने वक्त की जरूरत है? तो वहीं से एजेक बोलती है कि मुझे परेशान मत करो, मैं अपने गॉड से बातचीत करने की कोशिश कर रही हूँ और यहाँ पे ऐसा बहुत कुछ है जिसके बारे में हमें बात करनी है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे एजेक जो वो सेलेस्टियल को बहुत बुरी तरीके से पीट रही है, और अर्थ बताती है कि इटर्नल्स का जो तीसरा प्रिंसिपल है वो यही है कि वो लोग जो है फिजिकली सेलेस्टियल्स के ऊपर अटैक नहीं कर सकते हैं। एक इटर्नल कभी भी सेलेस्टियल के ऊपर अटैक करके उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन लगता है कि ये पूरा का पूरा प्रिंसिपल एक गोस्ट ऑफ सेलेस्टियल के लिए ट्रू नहीं है, क्योंकि ये सेलेस्टियल का सिर्फ एक गोस्ट है। अगर तुम किसी प्रिंसिपल को कभी लिखो तो उसके अंदर सारी चीज़ों को मेंशन कर देना मेरे ख्याल से एक अच्छा आइडिया है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे जो सेलेस्टियल का गोस्ट होता है अगले पल वो कुछ अजीब और गरीब ज़बान में बोलना शुरू करता है, और इस तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वो सेलेस्टियल हो, क्योंकि एजेक ने इतनी बुरी तरीके से मारना शुरू करा है तो वो यहाँ पे कुछ अजीब और गरीब लैंग्वेज में रिस्पॉन्ड करता है।
तो वहीं से हमें अर्थ बताती कि एट लास्ट द गोस्ट ऑफ द पेरेंट ऑफ ऑल दैट इज स्पेशल ऑन अर्थ स्पीक्स। एट लास्ट ये वो गोस्ट है जो कि इस अर्थ के ऊपर होने वाली हर एक चीज का पेरेंट है, उसने कुछ रिस्पॉन्ड करना शुरू करा और एजेक उसके इस रिस्पॉन्स को सुन रही है। एजेक उसकी सारी की सारी बातें सुन रही है और सुन के समझ रही है, और समझने के बाद वो इसी बात की विश कर रही है कि उसको इस सेलेस्टियल को थोड़ा और जोर से मारना चाहिए था। तो हम देखते हैं कि बेसिकली सेलेस्टियल ने यहाँ पे कोई बात रिवील करी है जो कि एजेक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है और वो एक काफ़ी शॉक में है। टू बी कंक्लूडेड।